डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखते हैं। जब अभी फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आगे और समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन सी हैं। पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी समझ लेते हैं, फिर इसका डिफरेंस समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमने बात की थी कि फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के राइट है अगेंस्ट द स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसा का नाम सजेस्ट करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट की जो पॉलिसी बनेगी, जो स्टेट पॉलिसीज बनाएगा, वो कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे, किन प्रिंसिपल्स पे बनाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा अचीव करने का स्टेट का। तो वो हमें फोर्थ पार्ट 4 में दे रखे हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनको थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। सोशल ऑर्डर क्या है? फॉर प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर इंडिया की हम जैसे बात करते हैं, तो अगर एक ऐसी सिचुएशन आए जहां पे अमीर बहुत अमीर है, उसके घर भी भरे हुए हैं, तिजोरी भी भरी हुई है, बैंक भी भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक आदमी है जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं है। इसी का पर्पज है कि हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम, कि जो ज्यादा कमा रहा है उससे टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया जा रहा है, और जो गरीब तबका है उसको सब्सिडी दी जा रही है, राशन पे खाना दिया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री मेडिकल एड दी जा रही है, फ्री लीगल एड दी जा रही है, जिससे कि वो बैलेंस सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे। तो गवर्नमेंट का, स्टेट का ये काम है कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना। पहला डायरेक्शन यहाँ पे सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, कि स्टेट जब अपने लॉज बना रही है या एग्जीक्यूट कर रही है, तो वो सेट प्रिंसिपल्स को फॉलो करने चाहिए। प्रिंसिपल सिद्धांत की बात की गई है, कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत हो, आर्बिट्रेरीनेस ना हो, स्टेट का अपना मनमाना पन्ना हो कि जो मर्जी आए करे, उसके जो एक्शन हो वो प्रिंसिपल पे बेस्ड हो। प्रिंसिपल कैसे बेस्ड हो? नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस को डिटेल में किसी और दिन समझेंगे, आपके 3rd सेमेस्टर में आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को भी आप बिना सुने उसको सजा नहीं दोगे। देयर इज ऑर्डी अल्टरनेट पार्टी, नो पर्सन शैल बी जज इन हिज ओन कॉज, कोई भी पर्सन अपने ही केस में जज नहीं होगा। तो अगर किसी का सिलेक्शन करना है, वो करना है, मान लीजिए आप चेयरमैन, किसी पॉल्यूशन बोर्ड है, उसमें किसी को चेयरमैन को सिलेक्ट करना है। अब जो मिनिस्टर है, जो सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी है, उनके ही बच्चे आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, क्या इट वुड बी जस्टिफाइड कि वही सिलेक्ट करे? तो जिसका इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट ना करे। नो पर्सन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज। तो ये कहा गया है कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए स्टेट की जो अपनी पॉलिसी बनाती है उनके पीछे। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि समाज में, सोसाइटी में, स्टेट में सबको बराबर का न्याय का अधिकार मिले। अगर कोई एक अमीर आदमी है, ऐसा ना हो कि न्याय सिर्फ अमीर के लिए हो, गरीब के लिए ना हो। और इसलिए इक्वल जस्टिस का प्रोविजन है, इसीलिए फ्री लीगल एड का प्रोविजन है। डीएलएस से आप लोगों ने सुना होगा, जिससे दिल्ली में है, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट के लिए डीएलएस से है। जितने आपका वुमन के लिए, बच्चों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, या जो बहुत गरीब तबके के, उनके लिए वो फ्री लीगल एड वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक्यूज्ड है, किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट कोर्ट में क्रिमिनल केस चल रहा है और वो अपने लिए एडवोकेट करने के लिए लायक नहीं है, तो कोर्ट उससे पूछती है। अगर उसे एडवोकेट चाहिए तो कोर्ट फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराती है। तो दैट्स अ काइंड ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो प्रोविजन है। फोर्थ है विलेज पंचायत। जब आजादी की बात चल रही थी, डेमोक्रेसी की बात चल रही थी, तो डेमोक्रेसी में एक बहुत, हमारे देश का एक बहुत हिस्सा है जो गांवों में बसता है, और गांवों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गांवों में रह के आप सॉल्व कर सकते हो, बाहर से नहीं रह सकते। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हमेशा से उठता आया था कि विलेज में भी विलेज पंचायत होनी चाहिए। वो विलेज पंचायत का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, लेजिस्लेचर बना दिया, लॉ बना दिया हमने गांव के लिए, फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। विलेज पंचायत भी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हर गांव में इलेक्टेड होते हैं। विलेज पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होके, गांव के लोगों में से इलेक्ट होके आते हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेटर समझ पाएंगे और ज्यादा चीजें उनकी रिजॉल्व कर पाएंगे। तो विलेज पंचायत की इंपॉर्टेंस फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था, जब से उठ रही थी, तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए विलेज पंचायत, वो एक यहाँ पे प्रोविजन है।
राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस, राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन। हर किसी को काम करने का अधिकार हो, एजुकेशन लेने का अधिकार हो, किसी के डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये स्टेट को डायरेक्शन दिए गए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स बने हैं जिससे एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। वर्क के लिए मनरेगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं जहां पे लोगों को काम दिया जा सके, जिससे कि वो काम कर सके, पैसा कमा सके, अपनी लिवलीहुड को चला सके। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्कर्स। अब ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अब वर्कर जो गरीब आदमी है जिसे काम करना है, उसके लिए क्या चाहिए? उसे खाने के लिए चाहिए, चाहे जीने लायक खाना मिल जाए। एक उसे अगर आज उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास खाना नहीं है, तो वो कल सुबह उठेगा, वो चाहेगा चाहे मुझे 100 रुपए मिल जाए पर मुझे काम मिल जाए जिससे मैं आज का खाना तो एक एक टाइम का खाना तो अपने फैमिली के लिए बेयर कर सकूं। तो अब ये स्टेट का मानने का काम है कि वो क्या वो उसमें खाना खा पाएगा, और जिस कंडीशन में वो काम कर रहा है क्या वो ह्यूमन के लिए कंडीशन सही है? जैसे पहले दिल्ली में भी नालों में आदमी खुद घुस के और नाले के पानी के अंदर कवर होकर सफाई करते थे। वहां पे भी एक क्वेश्चन आया कि दिस इज नॉट अ ह्यूमन कंडीशन, अ काइंड ऑफ कंडीशन वर्क विच अ पर्सन कैन डू। उसके लिए सजेशन दिया गया कि वहां पे जो है मशीन्स के थ्रू उसको क्लियर किया जाए। ऐसे ही जितने इंडस्ट्रीज है वहां पे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि मिनिमम आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा वर्कर्स के लिए, तो वो काम हुआ है। लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, मिनिमम वेज एक्ट आया है। मिनिमम वेज एक्ट में डिसाइड किया गया कि आप वर्कर्स को मिनिमम इतनी वेजेस तो देनी पड़ेंगी, वो सेमी स्किल्ड स्किल्ड उसके हिसाब से डिवाइड है, तो वो चीजें हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो। अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज से फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं उनका और एम्प्लॉयर का डिस्प्यूट होता है, तो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय और एक कंपनी फाइट नहीं कर सकती। वो फाइट के लिए स्पेशल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं, इंडस्ट्रियल लॉ है उनके प्रोटेक्शन के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने के लिए प्रमोट किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जहाँ पे लोग मिलके, कई लोग मिलके कॉमन इंटरेस्ट के लिए सोसाइटीज बना के उसको कुछ वर्क करते हैं, उसको प्रोविजन मिला, प्रमोशन के लिए कहा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक कोड, एक तरह का लॉ सबके लिए। तो अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो वो सेम है। क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी। आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो क्रिमिनल लॉ पूरे कंट्री के लिए सेम है, लेकिन सिविल लॉ में काफी चेंजेस है, पर्सनल लॉ में काफी चेंजेस है। जैसे हिंदुओं का पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ अलग है। सिविल लॉ भी बहुत कुछ सेम है, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जनरल सबके लिए एक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो पर्सनल लॉ इंपैक्ट करता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्टेट को सजेशन है कि पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 इयर्स, 6 साल से कम बच्चों की केयर की, एजुकेशन की प्रोविजन बनाए जाए। आंगनवाड़ी इसका एक एग्जाम्पल है। आंगनवाड़ी होने का पर्पज ही ये है कि इस प्रोविजन को फुलफिल किया जा सके। जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों की केयर या एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, उनके लिए आंगनवाड़ी है, और एक प्रॉपर नेटवर्क है पूरी कंट्री में आंगनवाड़ी का, जो शायद अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा, पहले बहुत इफेक्टिव था उनको प्रॉपर छोटे बच्चों की केयर के लिए और एजुकेशन के लिए। प्रमोशन फॉर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन हो एजुकेशन और इकोनॉमिक। ये एक वन ऑफ द रीजन है रिजर्वेशन का। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कंपनीज में, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पे एम्प्लॉयमेंट में जो आपका ये मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, उसका वन ऑफ द रीजन है ये प्रोविजन कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है या वीकर सेक्शन है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को अभी हम रिजर्वेशन को और समझेंगे जब आर्टिकल 14 को समझेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ को, तो उसमें और क्लैरिटी आएगी इस चीज की। आगे चलते हैं। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। अब ये प्रोविजन है जिसकी वजह से हमारे पास प्रोविजन है राशन की। सब्सिडाइज रेट पे राशन मिलता है, सब्सिडाइज रेट पे एजुकेशन मिलती है, सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है फ्री मेडिकल हेल्प देने के लिए।
ये सबको, जो गरीब तबका है उसका भी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड उसको बढ़ाया जा सके। एनिमल हस्बेंड्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का प्रोविजन है, जहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट एक्ट है, डिफॉरेस्ट एक्ट है कि जंगलों को ना काटा जाए जब तक बहुत जरूरी ना हो, उसमें कुछ प्रोविजन है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए है लॉज। फास्ट हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अगर कहीं लगे कि ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आप मुझे बता देना। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस, जो मॉन्यूमेंट्स हैं और नेचुरल इंपॉर्टेंस के लिए हैं, आपके ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड लेवल पे है। लोकल इंडिया के लेवल पे भी डिपार्टमेंट है जो उनकी देखभाल करने के लिए है। और लास्ट 2 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखें, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के लिए भी है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है लॉ को जो लेजिस्लेचर बना रही है। अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेम हो गए, एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशरी की पावर भी हो गई, अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्शन लिया जो आर्बिट्रेरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, जो लॉ के अगेंस्ट है, तो एक आम आदमी कहाँ जाता है? जुडिशरी के पास जाता है, कोर्ट में जाता है। लेकिन अगर कोर्ट भी एग्जीक्यूटिव ही हो, जैसे हमारे पास फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहा है, उसमें एक पॉइंट है कि जब फार्मर्स की जो प्रॉब्लम होगी वो एसडीएम के पास जाएंगे, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कोर्ट उनको एंटरटेन नहीं करेगी नीचे लेवल पर। और भी बहुत लॉज है जहाँ पे ये चीजें हैं, तो वो एक सेपरेशन नहीं हुआ एग्जीक्यूटिव से, तो वो चीज यहाँ पे कही गई है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंडियन गवर्नमेंट जिन जिन इंटरनेशनल ट्रीटीज में साइन कर रही है, इंटरनेशनल पीस ट्रीटीज हैं और बहुत सारी ट्रीटीज हैं सिक्योरिटी के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में पीसफुल चीज करने के लिए, वो प्रोविजन इंडिया में इंप्लीमेंट करे। तो मोटे मोटे ये 18 हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। बाय हार्ट इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझने की जरूरत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो मेजर क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, वो डिफरेंस आता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। तो थोड़ा सा ओवरव्यू इनको याद जरूर करें, आ भी सकता है, लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट जो आता है वो डिफरेंस आता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मीनिंग में बेसिक हमने ये चीजें समझी हैं कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट है, सिटीजन को राइट्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को डायरेक्शन है कि स्टेट को क्या करना है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में है। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है? फंडामेंटल राइट्स स्टेट को मना कर रहा है कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो। जैसे आर्टिकल 21 है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पे स्टेट को मना किया है कि कोई भी व्यक्ति को आप डिप्राइव नहीं करोगे लाइफ से या पर्सनल लिबर्टी से, एक्शन के लिए जहां पे आपका लॉ ना हो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसके हिसाब से कर सकते हो। तो ये नेगेटिव है फंडामेंटल राइट्स, स्टेट को कहा गया कि नहीं करोगे। पॉजिटिव है जो कहा जा रहा है स्टेट को कि आपने ये करना है, ये चीजें प्रोग्रेस में लानी है, स्टेट में अपनी पॉलिसी इस तरह की बनानी है कि स्टेट का स्ट्रक्चर इस तरीके का बने। एनफोर्सेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स आप एनफोर्सेबल हैं, जस्टिफाइबल हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए ये एनफोर्सेबल नहीं है। ये डायरेक्शन है पर ये एनफोर्सेबल किसी कोर्ट में नहीं है, आप इनको एनफोर्स नहीं करा सकते, कोर्ट ये काम नहीं कर रही। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोर्ट करेगी, अपने प्रिंसिपल्स में और अपने एजुकेशन में लाएगी। हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, बीइंग एन एजुकेटेड सिटीजन, अगर आपको लगता है कि कोई गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही, ये डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रही, तो वो डेमोक्रेसी है, वहां आप इलेक्शन में उसको दे सकते हैं। जो पार्टीज के मैनिफेस्टो होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें इस तरह की होती है। तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फंडामेंटल्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हाउ? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जहां पे एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, उसके राइट और लाइफ की बात हो रही है कि वो अपना जीवन जी सके अच्छे से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को स्टेट को डायरेक्शन दिए गए हैं कि कैसे सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का बढ़ाया जाए, कैसे वो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव किया जाए। लेजिस्लेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन,
फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको अलग से कोई लॉ नहीं बनाना उसे इंप्लीमेंट करने के लिए, वो लॉ है। फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है वो ऑलरेडी है। लेकिन अगर आपको कोई इंप्लीमेंट करना है, जैसे फ्री लीगल एड है, उसके लिए अलग से आपने लॉ लेकर आए कि सबको फ्री लीगल एड मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा तो उसके लिए आपको लॉ लेकर आना पड़ेगा कि सारी इंडिया में जो भी इंडियंस हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, सब पे सेम लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको लॉ लेकर आना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट नहीं होगा। और प्रमोट करता है फंडामेंटल राइट, इंडिविजुअल वेलफेयर को प्रमोट करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है, पूरे स्टेट के, पूरी कंट्री के जो लोग हैं एज अ कलेक्टिवली कैसे प्रमोट हो, उनका स्ट्रक्चर कैसे बढ़े, उनका स्टैंडर्ड कैसे बढ़े, ये उसकी बात करता है। अभी तक कोई डाउट है इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, या अभी बेसिक जो हमने फंडामेंटल राइट्स को समझा था?